शक्तियों में हम लोगों ने कुछ शक्तियां देख ली हैं और कुछ शक्तियां हम लोगों की बाकी हैं। जो शक्तियां हम लोगों ने देखी है वो देखी कौन कौन सी है? एक कार्यपालिका शक्तियां देख ली है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां ये भी हमारी हो गई है। कार्यपालिका शक्ति और दूसरी कौन सी? विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां ये वाली भी शक्तियां हो गई, तो हो गई। और कोई समझे कोई अध्यादेश, इसी के बाद तीसरी कौन सी आ जाती है? अध्यादेश शक्ति आ जाती है। यहाँ तक हम लोगों का हो गया अध्यादेश शक्तियां, तीनों लिखी हुई भी है। तीनों के बारे में जितना बताया ये तीनों में लिख ली है। कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आ जाती हैं? जितनी भी नियुक्तियां होती हैं केंद्र सरकार की, जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो सब कौन सी शक्ति में आ जाएंगी? कार्यपालिका शक्तियों में आ जाएंगी। विधायी शक्तियों में कानून बनाने से संबंधित जितनी भी शक्तियां होंगी विधायी शक्तियों में आ जाएगी। विधायी शक्ति में जैसे संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये किसमें आ जाएगा? विधायी शक्तियों में आ जाएगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। आधार बताएगा कुछ? कौन से आधार पर? आधार कुछ होता है, तीन आधारों पर राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। और विधायी शक्ति में बहुत कुछ बताया था, इन्हीं विधायी शक्तियों से क्या निकल के आती है? हमारी अध्यादेश शक्ति निकल के आती है। अध्यादेश शक्ति में आपको बताया था कि पहले तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल है? 123। सीधा क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 123 हो जाएगा। दूसरी बात कब जारी करता है? तो बताया था एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना, मतलब या तो एक सदन या फिर दोनों सदन, अगर ये सत्र में नहीं है, अगर केवल लोकसभा का सत्र चल रहा है और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, या फिर राज्यसभा का चल रहा है लोकसभा का नहीं चल रहा है, या दोनों का ही नहीं चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में अचानक परिस्थितियां बिगड़ने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। अब देखिए जब अध्यादेश हमारा जारी कर दिया जाएगा तो उसकी कानून कैसे बनता है? कानून हमारा तीनों अंगों से मिलकर बनेगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगा। ये वाला कानून जो है कैसा है? अस्थायी कानून है। आपको बताया था ये कैसा कानून है? अस्थायी कानून। अस्थायी कानून है तो उसको स्थायी करना पड़ेगा। प्रोसेस वही रहेगी, जैसे मान लिया पहले दोनों सदनों से पारित होगा और दोनों सदनों से पारित होकर कहा जाता है कानून राष्ट्रपति के पास जाता है, एक प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर अस्थायी कानून की बात करते हैं देश की, तो ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, कोई कानून आता है तो पहले सदन से पारित होगा और सदन से पारित होकर कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश पहले राष्ट्रपति ले आएगा, उसके बाद सदनों के पास जाएगा। तो अगर अध्यादेश ले आए, अध्यादेश पारित हो जाने के बाद जब दोबारा संसद का सत्र आयोजित किया जाएगा तो इस संसद के सत्र में इस अध्यादेश को क्या करेंगे? रखवाएंगे। अब संसद में इसको फिर से रखवाएंगे तो संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या क्या विकल्प होते हैं? अगर इस अध्यादेश को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया, पहला विकल्प कौन सा है? पारित करना। अगर इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो ऐसे में यही अध्यादेश क्या बन जाएगा? परमानेंट कानून बन जाएगा। जैसे बाकी कानून होते हैं वैसे ही कानून हो जाएगा, अध्यादेश नहीं रह जाएगा, फिर परमानेंट कानून हो जाएगा। दूसरा, अगर संसद ने इसको खारिज कर दिया तो यही अध्यादेश तुरंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पारित कर दिया तो कानून हो जाएगा परमानेंट, अगर पारित नहीं किया, खारिज कर दिया तो वहीं पे अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब इस अध्यादेश का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर संसद ने इस अध्यादेश पर कुछ नहीं किया, संसद ने इस अध्यादेश पर कुछ नहीं किया, मतलब ना तो खारिज कर रहे हैं और ना ही पारित कर रहे हैं, ऐसे में जब इस संसद के दोनों सदनों का सत्र समाप्त हो जाएगा, हमारा सत्र स्टार्ट हो, तो सत्र स्टार्ट होने का प्रक्रिया क्या है कि अगर इसको पारित कर दिया उसी सत्र के दौरान तो कानून बन जाएगा, अगर खारिज कर दिया तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो ये अध्यादेश कितने समय तक रहेगा? 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह मतलब लगभग 1.5 महीना, ठीक है, 6 सप्ताह तक रहेगा।
6 सप्ताह के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये होता है मतलब अध्यादेश आपसे क्वेश्चन है कौन से आर्टिकल में है, देखो ये जाननी है। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश पूछा जाए तो 123 है और राज्यपाल का अध्यादेश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा 213 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है पूछा किसका गया है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का आर्टिकल पूछा जाए कितना है 123। क्वेश्चन कब जारी करते हैं जब एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो और अचानक परिस्थितियां बिगड़ जाए, कोई कानून बना लेंगे, तब क्या करेंगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे। अध्यादेश होता क्या है, एक अस्थायी कानून होता है। सामान्य कानून जो होते हैं वो इन दोनों सदनों से चाहे पहले लोकसभा में आ जाए राज्यसभा में आ जाए, मतलब पहले दोनों सदनों पारित होगा उसके बाद कहाँ जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन अध्यादेश क्या होता है, पहले राष्ट्रपति पारित करता है उसके बाद इन दोनों सदनों के पास जाएगा। तो जब राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर दिया उसके बाद जब ये दोनों सदनों में गया तो दोनों सदनों के पास क्या विकल्प है, पहला विकल्प है उस अध्यादेश को पारित कर दे, अगर पारित कर दिया तो परमानेंट कानून बन जाएगा। दूसरा विकल्प होता है उस अध्यादेश को खारिज कर दे, अगर खारिज कर दिया तो अध्यादेश समाप्त, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो क्वेश्चन आएगा अध्यादेश कितने समय तक जीवित रहता है, अध्यादेश 6 सप्ताह तक जीवित रहता है, ध्यान रखना। और जब भी ये क्वेश्चन बनेगा आपको विकल्प में 6 माह भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन 6 माह आपको आंसर नहीं लगाना, आंसर कौन सा लगाना है 6 सप्ताह लगाना है। कंफ्यूज करने के लिए विकल्प में आपको पहला विकल्प क्या दे सकते हैं 6 माह दे सकते हैं, 6 ध्यान रहेगा ये भूल जाएंगे कि सप्ताह था या महीना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी समय अवधि कितनी होती है 6 सप्ताह, ठीक है, इसको नोट करो। हेडिंग डालो अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसको लिखो राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसमें लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट अनुच्छेद 123 के अनुसार, अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद का एक सदन, अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद का एक सदन या दोनों सदन, अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद का एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, सत्र सेशन सत्र में ना हो और अचानक परिस्थितियां बदल जाएं, और अचानक परिस्थितियां बदल जाएं तो राष्ट्रपति, और अचानक परिस्थितियां बदल जाएं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। दोनों सदनों के सत्र के पुनः समवेत, ऐसे करके समवेत यानी कि आयोजित, दोनों सदनों के पुनः समवेत, समवेत मतलब आयोजित होना, ठीक है, पुनः समवेत होने पर, दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर इसे संसद में रखा जाएगा, इसे संसद में रखा जाएगा। अगला पॉइंट, यदि संसद
इसे पारित कर दिया, यदि संसद ने इसे पारित कर दिया तो यह, यदि संसद ने इसे पारित कर दिया तो यह कानून बन जाएगा। तो यदि संसद ने इसे पारित कर दिया तो यह कानून बन जाएगा, परमानेंट कानून हो जाएगा। तो यह कानून बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, संसद इसे खारिज भी कर सकती है, संसद इसे खारिज भी कर सकती है, संसद इसे खारिज भी कर सकती है। तीसरा पॉइंट, यदि संसद ने इस पर कुछ नहीं किया, यदि संसद ने इस पर कुछ नहीं किया तो 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अध्यादेश होगा। आपको याद रखने वाले पॉइंट्स कौन कौन से? पहला तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? 123 हो जाएगा। परिस्थितियां ध्यान रखनी है कि कब जारी कर सकते हैं, या तो एक सदन या फिर दोनों सदन सत्र में ना हो तब जारी करेंगे। तीसरी बात आपको समझना चाहिए कि ये कितने समय तक रह सकता है? 6 सप्ताह तक। अगर पारित कर दिया तो क्या बन जाएगा? परमानेंट कानून बन जाएगा। खारिज कर दिया तो समाप्त हो जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो 6 सप्ताह में क्या हो जाएगा? अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब एक बात और बताओ, जैसे मान लिया एग्जाम्पल को आज कितनी तारीख है? आज 1 अगस्त 2025 है। ठीक है, रिसेंट एग्जाम्पल ऐसे करके समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि 1/7/2025 को संसद ने क्या किया? उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, मानसून सत्र बाद में स्टार्ट हो गया। मानिए 1/7/2025 को संसद ने क्या किया? सत्र में है नहीं, और इसमें राष्ट्रपति ने क्या किया? एक अध्यादेश जारी कर दिया। 1/7 को राष्ट्रपति ने आर्टिकल 123 के तहत एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब इस समय संसद हमारे सत्र में है, इस समय मानसून सत्र चल रहा है। तो जैसे मान लिया इस बीच की अवधि में जब तक इस अध्यादेश को अब रखवाया जाएगा ना, संसद तो अब सत्र में आएंगे तो अब रखवाया जाएगा, तो इससे पहले 1/7/2025 तक इस अध्यादेश के माध्यम से कई काम हुए होंगे। बाकी कानून के माध्यम से करे होते हैं, ऐसे इसके माध्यम से करे होंगे। मान लिया आज इसको रखवाया गया संसद में और संसद ने आज इसको खारिज कर दिया। ठीक है, आज के समय में इसको खारिज कर दिया। तो ये बताओ इस बीच के 1 महीने के दौरान एक अध्यादेश के माध्यम से जो भी कार्य हुए हैं वो लीगल रहेंगे या इलीगल हो जाएंगे? जैसे मानिए ऐसे समझो ये अध्यादेश किसी क्रिमिनल एक्ट से संबंधित था, किसी क्रिमिनल एक्ट से संबंधित था और इसको बाकायदा बैठक से लागू नहीं किया गया था। 1/7/2025 को लेके आए और 1/7/2025 से इसको लागू किया गया और कह दिया गया किसी एक्ट को क्राइम घोषित कर दिया गया और कह दिया गया कि अगर ये कार्य किया गया तो इसके लिए 2 साल की सजा दी जाएगी। इस तरीके से मान लिया किसी 1/7/2025 में अध्यादेश लाया गया था और जो एक्ट इसमें क्राइम घोषित किया गया था वही एक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्ट हमने किया है तो हम पे इसी अध्यादेश के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा चल रहा है। अभी डिसीजन नहीं आया, सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमा चल रहा है। 1/8/2025 को आज संसद ने क्या किया? इस अध्यादेश को कर दिया खारिज। अब बताओ हमारा मुकदमा जो पे चल रहा है वो खारिज हो जाएगा कि मुकदमा चलता रहेगा? खारिज हो जाएगा, चलता रहेगा। खारिज एक सुनो सिचुएशन एकदम वैसी सिचुएशन बना तुरंत की जैसे रियल में है। 1/7/2025 को संसद ने राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे बाइक खड़ी करना क्या है? एक क्राइम है और जिसने बाइक खड़ी करी उसको 2 साल की सजा दी जाएगी। ये 1/7/2025 ये अध्यादेश लागू हो गया। हमने क्या किया? हमने हमारी क्लासेस स्टार्ट की 14/7 से हम
14/7 को आए और हमने सीधे ये पकड़ी कर दी, ठीक। तो हम पे एफआईआर हो जाएगी, हम पे एफआईआर होगी और हम पे एफआईआर होगा, पता है कि हाँ आप तो 2 साल के लिए गए, ठीक। लेकिन तब तक क्लासेस हो जाएगी पूरी, कोई इस बात की कोई टेंशन नहीं है, मान लिया। लेकिन हम पे ये क्राइम किया हमने, क्या क्राइम कर दिया। अब आज की डेट में संसद में जब इसी अध्यादेश को रखवाया गया तो संसद ने क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया। अब मान लो कौन चल रहा है, जब डिसीजन आएगा तब आएगा, ठीक। तो कुछ मुकदमे में तो बहुत बाद में डिसीजन आते हैं। तो ये बताओ आज की डेट में जब अध्यादेश खारिज हो गया तो हमारा क्राइम बना रहेगा या हम एकदम सही हो गए? क्राइम बना रहेगा, खारिज हो जाएगा मुकदमा? नहीं होगा, खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा मतलब कितने में खारिज हो जाएगा? आपका खारिज हो जाएगा, नहीं आपका भी खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, नहीं खारिज हो जाएगा मतलब कितने में? नहीं खारिज होगा, नहीं। अच्छा अब आर्टिकल ध्यान दो, आर्टिकल 20 ध्यान दो, आर्टिकल 20 में क्या नहीं, आर्टिकल 22 अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22 का पहला पार्ट क्या कहता है? भूत लक्षित धार्मिक विधियों से संरक्षण। और उसी में आपको पहले बताया गया उसके आगे कि कृत्य करते समय जितनी सजा निर्धारित थी उससे अधिक सजा नहीं दी जाएगी, उतनी सजा दी जाएगी। तो जब हमने कृत्य किया था, जिस समय कृत्य किया था उस समय ये कृत्य क्राइम था या नहीं था? समय तो क्राइम था, ठीक है। तो आज क्या बदल जाएगा? उस समय तो क्राइम था, तो जितने भी इस दौरान कार्य होंगे बीच में वो सब लीगल रहेंगे, ठीक है, वो सब लीगल रहेंगे, खारिज नहीं होगा, बस अब लागू नहीं होगा। अब आराम से बाकी करेंगे भाई, लेकिन बीच में जो कुछ कर चुके हैं वो सब क्या रहेगा? वो अध्यादेश के तहत लागू रहेंगे। देखिए मतलब चाहे अध्यादेश हो कोई भी कानून हो, ठीक है, जब कानून एक्टिव था उस समय उसके जो भी प्रावधान थे वो उस समय जिस व्यक्ति ने जो कार्य किए होंगे उस पर वो लागू होंगे, बाद में लागू नहीं होंगे। अब लागू नहीं होंगे, एक आठ के बाद लागू नहीं होंगे। एक आठ एक कानून खारिज हो गया, जैसे मान लिया आईपीसी है आपका, एक आईपीसी चल रहा था, आईपीसी की धारा 302 इसमें क्या है? मर्डर का प्रावधान था, ठीक है। अब ये 300 हो गई है तो सीधी सारी धारा से निकली गई है, तो ये कृत्य यानी कि मर्डर करने के बारे में कुछ ना कुछ चेंज किया गया उसे। ऐसी बहुत सी धाराएं पहले ऐसी थी जिनको अब हटा दिया गया है, अब थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो बताओ कि आईपीसी के तहत पहले अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया था तो अब वो एकदम शुद्ध हो गया था, ऐसा थोड़ी हो गया कि आईपीसी ने दिया उस पर मुकदमा चलता रहेगा, आईपीसी की उसी धारा के तहत चलेगा, क्यों? आईपीसी बदल गया है लेकिन जिसने पहले बीएनएस से पहले जिसने क्राइम किया था उस पर उसी धारा के तहत मुकदमा चलेगा और उसी परिस्थितियों के साथ है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखनी है, अध्यादेश खारिज हो जाएगा लेकिन अध्यादेश के माध्यम से जितने कार्य हो चुके हैं वो खारिज नहीं, ठीक है। ये हमारा कौन सा जाता है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की और शक्तियां और सजा मिलेगी ना? हाँ सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, 2 साल की सजा का करता है, 2 साल की सजा मिलेगी, बस ये अध्यादेश अब आगे लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आज 1/8 हो गई, ठीक, तो आज ये खारिज हो गया, ठीक। मान लिया कि बीच में 14 को लाके बाइक नहीं खड़ी की थी, 1/8 को ये खारिज हो गया, हम कल आए कल हमने लाइक बाकी बाइक खड़ी कर दे तो क्राइम नहीं होगा, ठीक। लेकिन जो कर चुके हैं पहले उस सिचुएशन में क्राइम था और क्राइम नहीं, ठीक है। इस तरीके जो लोग क्राइम कर चुके हैं या जिन्होंने जो भी कार्य किया है उस एक्ट या उस अध्यादेश के अगर क्राइम था तो वो क्राइम माना जाएगा। आगे के लोगों पर अब वो उस तरीके से नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है प्रति बात है? अब देखो राष्ट्रपति की अगली शक्तियां देख लेते हैं और अगर देखें तो इसके बाद आ जाती है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। एक और देख लेते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। कल आपको वीटो का मैं एग्जांपल देके बताया कि वीटो का मतलब होता है बहुमत की बात को खारिज कर देना। इस पर इधर लोकसभा बैठी हुई है, ये कम संख्या में राज्यसभा बैठे हुए हैं, इनने भी बात किया, इनने भी बात किया और राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उसकी अनुमति ही नहीं दी, तो क्या हो गया? वीटो हो गया, ठीक। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है? 111, ठीक है। पहला तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है कि अनुच्छेद कौन सा है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद कौन सा है? 111। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इस वीटो शक्ति में होता क्या है? जैसे मान लिया कोई विधेयक है, अभी हमारे विधेयक अलग अलग तरीके के होते हैं, अभी लोग आगे आएंगे संसद की कार्यवाही है वहां पे देखो कैसे कैसे करके विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कई तरीके के हमारे विधेयक होते हैं, ठीक। वो देखेंगे
अब इसी तरह हम लोग जैसे मान लिया कोई विधेयक है, इस विधेयक को ऐसा करके लोकसभा में लाया गया और लोकसभा से पारित हो गया, कहाँ पहुंचा? राज्यसभा में पहुंचा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, राज्यसभा में पारित होकर कहाँ पहुंचा? लोकसभा पहुंचा। किसी भी शब्द में मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया, लोकसभा से पारित हुआ और लोकसभा से पारित होकर कहाँ पहुंचा? राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा से हो गया पारित। अब राज्यसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो अगर राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी अनुमति दे दी, अगर इस विधेयक पर अपनी अनुमति दे दी तो यही विधेयक क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा, हमारा कानून बन गया। लेकिन राष्ट्रपति के पास और भी विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति नहीं भी दे सकते, अनुमति दे दी तो कोई वीटो नहीं, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे क्या कर सकते हैं? वीटो भी कर सकते हैं, मतलब अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। तो वीटो के तहत राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? पहला विकल्प तो ये होता है, राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि लगता है बहुत जल्दबाजी में विधेयक पारित कर दिया, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। एक विकल्प कौन सा होता है राष्ट्रपति के पास? पुनर्विचार करवाना। किसी विधेयक को पारित किया दोनों सदनों ने, राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति न देकर उसको क्या कर दिया? वापस भेज दिया। पुनर्विचार का मतलब होता है वापस भेजना, इसको वापस कर दिया सदनों के पास कि एक बार पुनर्विचार करो, हमें लगता है कि जल्दबाजी पारित करवा देगी। तो ये बताओ, जैसे मान लिया कि दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, अब ये फिर से जाएगा इन दोनों सदनों, इसको फिर से पारित करेंगे। तो पारित किए हुए विधेयक को फिर से पारित कर दिया, मतलब कुछ समय के लिए उस विधेयक को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। ये तो हुआ कि अगर मानिए यहाँ से फिर से आया, 15 दिन भी अगर इस प्रोसेस में फिर से लग गए तो 15 दिन के लिए विधेयक क्या हो गया? रुक गया। 15 दिन में विधेयक क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। तो अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस करते हैं तो इस वीटो को क्या कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, इसको हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तो पुनर्विचार के लिए वापस करवाना कौन सा वीटो हो गया? सस्पेंसिव वीटो। बस इसमें एक चीज ये होती है कि अगर पुनर्विचार के लिए वापस किया और फिर से अगर इसको राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति अब इसको पुनर्विचार के वापस नहीं करता, अब राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज ये हमारा कौन सा होता है? सस्पेंसिव वीटो। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास कौन सा होता है? दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास ये होता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को खारिज कर दे। खारिज करना, खारिज करने का मतलब हो जाता है विधेयक समाप्त हो जाता है। विधेयक खारिज कर दिया, विधेयक खत्म। विधेयक खारिज करना जो होता है इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट वीटो, आत्यात्मिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो, ये दूसरा वीटो हो गया। अगर विधेयक खारिज हो गया तो उस विधेयक का कोई मतलब नहीं रहता। इसको कब खारिज करेंगे, अब इसको देखते हैं। ये तीसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास क्या होता है? जैसे मान लीजिए जैसे विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो कोई टाइम फाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 महीने में, 15 दिन में या 1 हफ्ते में साइन करके वापस भेजना पड़ेगा, कोई टाइम फाउंडेशन नहीं। ठीक, तीसरा विकल्प तो कोई टाइम फाउंडेशन नहीं, तो राष्ट्रपति ठीक है देख लेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने किसी ने विधेयक भेजा, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तेरा नहीं क्या विधेयक देखा, अरे देख लेंगे, टाइम नहीं मिला। फिर 15 दिन बाद विधेयक देखा, अरे टाइम नहीं मिला, देख लेंगे। मतलब कुछ ना करे, उस विधेयक पर कुछ ना करे, ना तो अनुमति दे रहे हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस कर रहे हैं और ना ही खारिज कर रहे हैं। कुछ भी ना करे, वो राष्ट्रपति की जेब में, पॉकेट में ऐसी करके पड़ा हुआ। ठीक है, गए थे तो राष्ट्रपति की खाना खाना जरा कोर्ट की जेब में डाल देना, हम देख लेंगे थोड़ी देर बाद। कोर्ट की जेब में ऐसी करके पड़ा हुआ है। ठीक, ना तो उसको वापस अनुमति दे रहे हैं, ना पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, ना खारिज कर, कुछ भी नहीं कर रहे। राष्ट्रपति की पॉकेट में ऐसे करके पड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। ये कौन सा हो जाएगा? पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। क्लियर की बात है? इतने विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। अब देखो अनुमति दे दी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस वाले विकल्प को कब कब राष्ट्रपति कैसे कैसे करके प्रयोग करेगा। हमने आपको बताया आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में क्या कहा गया था? ध्यान है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से करेगा।
अधीनस्थ अधिकारी कौन से होते हैं? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह की अपोजिट सामान्यतः कार्य नहीं करता है। ये दो सिचुएशन अलग होती है, वो बात अलग है, वरना सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। तो पुनर्विचार तो जिसमें चलो ठीक है अपने आप करवा देंगे, भाई हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक बार पुनर्विचार कर लो। तो ये तो उसकी क्या कह सकते हैं, अपनी विवेकाधीन शक्तियां, अनुमति देना तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो की बात करेगा तो पुनर्विचार करवाना क्या है, उसकी विवेकाधीन शक्ति है, ये बार वापस कर दिया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर पुनर्विचार करवाया तो राष्ट्रपति के पास दोबारा विधेयक आएगा, तो राष्ट्रपति आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस पर अनुमति उनको देनी पड़ेगी। खारिज करना राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद अगर कहेगी कि इस विधेयक को खारिज कर दो, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस विधेयक को खारिज कर देंगे। तो मंत्रिपरिषद की अगर सलाह पर खारिज करेंगे तो कौन कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी विधेयक को खारिज कर सकते हैं। ऐसी दो परिस्थितियां हो सकती हैं जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को खारिज करेंगे। जैसे मान लिया प्रेजेंट में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रपति है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी क्या करेंगे, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि किसी विधेयक को हमारी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कह दे कि इस विधेयक को आप क्या करो, खारिज करो। देखो पहली सिचुएशन हो सकती है कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, बताया है प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, बताया था नहीं बताया? कोई सांसद लाए, अगर कोई सांसद लेके आएगा उसको क्या कहेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। अगर कोई मंत्री लेके आएगा उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बिल कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, इसको राष्ट्रपति खारिज कर सकते हैं, क्यों करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है सरकार बदल जाए, दूसरी सिचुएशन हो सकती है सरकार बदल जाए। इन दो सिचुएशन में राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कोई सांसद है, जैसे मान लिया बरेली के सांसद है, कौन, छत्रपाल गंगवार, ठीक है। तो कौन है, मंत्री नहीं है, सांसद है, मतलब अगर उनके द्वारा कोई बिल लाया जा रहा है तो वो बिल कौन सा होगा, प्राइवेट मेंबर बिल होगा। अच्छा कोई भी सांसद ला सकते हैं, मान लिया कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, कोई सांसद बिल लेके आए और उस बिल का मान लिया संबंध है आरक्षण से, बहुत बढ़िया एक ले लेते हैं आरक्षण का। आरक्षण एक ऐसा इशू जल्दी कोई पार्टी विरोध नहीं करती है, ठीक है, एक ऐसा इशू होती। तो मान लिया कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया है और आरक्षण से संबंधित है, तो सीधी सी बात है कि इस विधेयक पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी, कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी, आराम से पारित हो जाएगा। आराम से वो विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। सरकार को लग तो रहा है कि ये विधेयक पारित तो हो रहा है, लेकिन पारित होने से सरकार पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। भले किसी तरीके सीधी बात है, आरक्षण में कई बार सरकार को ऐसी सुविधाएं देनी पड़ती हैं कि सरकार का बजट ज्यादा हो जाता है, लेकिन सरकार ने अगर कहीं विरोध कर दिया तो 5 साल का जब वोट मांगने जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, अच्छा हमारे आरक्षण के खिलाफ थे, अब आगे वोट मांगने के लिए, तो कोई भी उसका विरोध करेगा क्या, नहीं करेगा। आराम से पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया। लेकिन जैसे राष्ट्रपति के पास पहुंचा तुरंत सरकार क्या कहेगी राष्ट्रपति से, भाई देखो हमारी मजबूरी थी, हम ना रोक पाए, तुम क्या करो, इस विधेयक को खारिज करो, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर देंगे, उस विधेयक को खारिज कर देंगे। मतलब खारिज करने की पहली सिचुएशन होती है कोई ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल जिससे सरकार सहमत ना हो, उस विधेयक को सरकार राष्ट्रपति से क्या कहेंगे, खारिज कर दो। राष्ट्रपति से थोड़ी कोई पूछ नहीं जाएगा और फिर बाद में अगर कैबिनेट वोट मांगने के लिए तो क्या कहेंगे, भाई हमने तो देखो पारित करवा दिया था, राष्ट्रपति महोदय ने खारिज कर दिया, ठीक है। नाम किसका लगा देंगे, राष्ट्रपति का लगा देंगे। एक तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन देखें, सरकार बदल जाए, जैसे इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान वर्तमान में जो की सरकार है मिलीजुली सरकार है, वो बहुमत तो नहीं है, ठीक है। एक तो तमिलनाडु वाले को टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू और एक बिहार वाले नीतीश कुमार, इन दो लोगों का विशेष समर्थन था। अगर ये दोनों लोग हट जाएं तो सरकार आगे गिर जाएगी। इन दो लोगों की बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी हुई है। मान लिया कोई विधेयक ऐसा आया जो बीजेपी के तो समर्थन में, बीजेपी के पक्ष में, लेकिन मान लिया कि टीडीपी को ऐसा लग रहा है कि अगर ये विधेयक पारित हो गया तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, नीतीश कुमार को लग रहा है कि हमें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में उन लोगों के बीच आपस में सहयोग समन्वय कि विधेयक को पारित करें या ना करें।
फिर भी बीजेपी की सरकार वाली बहुत ही जिद कड़ी हुई है कि ना पारित करवाना ले आए विधेयक। तो जब विधेयक ले आए तो विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा। ये वाली प्रक्रिया चल ही रही है, उसी दौरान इन लोगों ने क्या ले लिया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फिर सरकार ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार क्या हो जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। ठीक है, सरकार अल्पमत में आ जाएगी और ये दोनों लोग हैं टीडीपी और नीतीश कुमार की सरकार पार्टी, ये दोनों राहुल गांधी की पार्टी को समर्थन दे रही है और उसे कहा कि देखो तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे, आप समर्थन दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन भैया ये विधेयक खारिज करवाना है। ठीक है, करवा देंगे। तो सरकार किसकी बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार तुरंत राष्ट्रपति से क्या कहेंगे, इस विधेयक को क्या करो, खारिज कर दो। राष्ट्रपति क्या करेगा, इस विधेयक को खारिज कर दो। दो सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब राष्ट्रपति कौन सा वीटो यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं और पॉकेट वीटो तो उनका जब मन होगा तब यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी परिस्थितियां अलग होती है। आज तक के इतिहास में पॉकेट वीटो का प्रयोग केवल एक बार हुआ। देखो क्या हुआ है पॉकेट वीटो की बात करें तो आंसर अगर क्वेश्चन आए कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो इनका नाम था यानी जैल सिंह। एक राष्ट्रपति थे, इनका नाम था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पंजाब के पूर्व सीएम रह चुके थे, ये हमारे कौन थे, राष्ट्रपति भी थे। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के समय पॉकेट वीटो यूज किया गया था। सरकार किसकी थी, राजीव गांधी की सरकार थी। प्रधानमंत्री उस समय कौन है, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री हैं। और एक बिल आया था, इस बिल का नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986। एक एक्ट लेके आए थे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। इस इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986 में ये प्रावधान किया गया था क्योंकि पहले पोस्ट ऑफिस चिट्ठी के माध्यम से पोस्ट कार्ड जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट कार्ड जाते थे। अब वो व्हाट्सएप वगैरह जाना चाहते हैं, पहले तो सब चिट्ठी के माध्यम से मैसेज जाते थे। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986 में ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है और सरकार को अगर डाउट है या नहीं भी है तो सरकार क्या कर सकती है, उस चिट्ठी को बीच में खोल के पढ़ सकती है। दिक्कत वाली बात है, हम पता लगा इतना इसी भी जगह पे व्हाट्सएप भेज रहे तब ये जगह छिपा लेंगे, कोई पड़ोसी देख ना दे क्या कर रहा है भाई, ये पूरे पूरी चिट्ठी बोल के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगी। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है नहीं। ऐसे में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को ये विधेयक सही नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं ये राइट टू प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन हो जाएगा, अनुमति देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटाया तो क्योंकि राजीव गांधी की सरकार अपार बहुमत से उस समय सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो इनको सहानुभूति बहुत सी सीटें मिल गई थी, 400 ऊपर सीटें मिली थी। आज तक के यहाँ पे ऐसी सीटें किसी मिली नहीं होती, तो इतना ज्यादा बहुमत है तो इनको ये लग रहा है कि वो बहुमत तो इनके पास पर्याप्त है। अगर हमने पुनर्विचार के लिए लौटाया तो फिर से पारित करवा के भेजेंगे, जब फिर से पारित करवा के भेजेंगे तब साइन करनी पड़ेगी। फिर हम साइन करना चाहते नहीं है, विधेयक कैसा है, गड़बड़ है, देखो सही नहीं है, अनुमति देना नहीं चाहते। पुनर्विचार के लिए लौटाया तो पुनर्विचार के बाद फिर से साइन करना पड़ेगा और खारिज अपने आप कर नहीं सकते, तो खारिज सरकार की अनुमति पर ही करेगी। या तो प्राइवेट मेंबर बिल होगा तो सरकार कहेगी खारिज करो, सब खारिज कर देंगे, सरकार कहेगी खारिज करो, मैं सरकार को देगी आई है। तो ऐसे राष्ट्रपति ने कहा ठीक है ये वाला यूज करते हैं, फिर क्या कर दिया, मैं जेब में डाल कर देख लेंगे बाद में वो विधेयक कैसे कैसे पढ़ा। इस कॉल में जब बार बार आते थे प्रधानमंत्री मेरा देख आ रहे समझ नहीं पाए, जरा देख लेंगे, समझ नहीं पाए देख लेंगे। ये राष्ट्रपति की टाइम पड़ा था, पॉकेट में पड़ा हुआ था, ठीक है, कुछ नहीं किया इस पे। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जब इस पॉकेट में को यूज किया गया था। बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय विधेयक को वापस ले लिया। तो ये इस तरीके का हमसे क्वेश्चन आ जाए, पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसके समय किया था, राजीव गांधी के समय किया था। कौन से एक्ट में किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986 में। इतनी चीजें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति उठानी क्लियर कीजिए। क्यों आते हो क्वेश्चन आपसे कौन कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पहला आर्टिकल को आपको ध्यान रखना, आर्टिकल कौन सा है 111। दूसरा जो क्वेश्चन होगा कि वीटो शक्ति में कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं, पहली कौन सी है सस्पेंसिव वीटो, कुछ समय के लिए विधेयक को क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, वापस कर देंगे, महीना 2 महीना लेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो ये वीटो कौन सा कहलाता है, सस्पेंसिव वीटो, मतलब वापस कर देना पूरा विचार के लिए। दूसरा कौन सा, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि खत्म
खारिज कर देना। और तीसरा कौन सा, कुछ ना करना, यानी कि पॉकेट वीटो। ये पॉकेट केवल प्रचलन में है, ठीक है, तो ऐसा नहीं पॉकेट कोई स्पेशल शब्द होगा, पॉकेट में भी कुछ नहीं किया है, राष्ट्रपति की पॉकेट में इसी वीटो विधेयक पड़ा हुआ है, तो नाम पड़ गया उसका, क्या नाम है, पॉकेट वीटो, यानी कि जेल वीटो। ठीक, इस मामले को ध्यान रखना है, कब यूज किया गया है, यानी जैल सिंह के द्वारा राजीव गांधी की सरकार में इंडियन पोस्ट ऑफिस, केवल एक ही सिचुएशन ऐसी है जब इसको यूज किया गया। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि अब कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है, या तो प्राइवेट मेंबर बिल हो जिससे सरकार सहमत ना हो, या फिर सरकार बदल जाए और नई सरकार पुराने बिल से सहमत ना हो। ठीक, ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, विधेयक को खारिज करते हैं। क्लियर है कितनी बातें, नोट कर लो। मेरी कह लो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, पहला पॉइंट, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों से पारित होकर, दोनों सदनों से पारित होकर जब कोई विधेयक, जब कोई विधेयक, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए, दोनों सदनों से पारित होकर जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प, तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, निम्नलिखित विकल्प होते हैं। नंबर 1, उस विधेयक पर अपनी अनुमति देना, उस विधेयक पर अपनी अनुमति देना। नंबर 2, विधेयक पर अपनी अनुमति देना। नंबर 2, विधेयक को पुनर्विचार के लिए, नंबर 2, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। इसमें सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंड करना, सस्पेंसिव वीटो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, सस्पेंसिव वीटो। तीसरे को खारिज करना, खारिज करना, इसके अलावा एब्सोल्यूट वीटो, खारिज करना, उसके अलावा एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। जो कुछ ना करे, कुछ ना करना, कुछ ना करना, इसके अलावा पॉकेट वीटो, पॉकेट, पॉकेट वीटो। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में, राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में,
में किसी विधेयक को खारिज कर सकते हैं। राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में किसी विधेयक को खारिज कर सकते हैं। नंबर 1, कोई निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल, कोई निजी विधेयक जिससे सरकार सहमत ना हो, कोई निजी विधेयक जिससे सरकार सहमत ना हो। नंबर 2, सरकार बदल जाए, सरकार बदल जाए और नई सरकार पुराने बिल से, और नई सरकार पुराने बिल से, जो कानून आ रहा है उसको पुराने बिल से, अधिनियम से सहमत ना हो, नई सरकार पुराने बिल से सहमत ना हो। मतलब प्राइवेट मेंबर बिल है और प्राइवेट मेंबर बिल आ गया और सरकार नहीं चाहती कि प्राइवेट मेंबर बिल पारित हो, वो उसको खारिज करना चाहती है, तो इसे राष्ट्रपति से क्या कह देंगे, खारिज कर देंगे। और दूसरा कौन सा, सरकार बदल जाए, सरकार बदल गई और जो नई सरकार आई है उसके मतलब का बिल नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं ये विधेयक क्या हो जाए, पारित ना होना चाहिए, तो ऐसे राष्ट्रपति ने कहा विधेयक को क्या करो, खारिज कर दो, विधेयक क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये दो सिचुएशन में कोई विधेयक पे कौन सा वीटो यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। ये पॉइंट वाला अगला पॉइंट, पॉकेट वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, पॉकेट वीटो का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ये पंजाब के पूर्व सीएम रहते थे, ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986 के मामले में, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1986 के मामले में पॉकेट वीटो प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए ये क्यों यहाँ पे आना चाहिए, ये जो आगे सस्पेंसिव वीटो राष्ट्रपति ने यूज किया है, सस्पेंसिव मतलब पुनर्विचार के लिए वापस करना। अगर पुनर्विचार के लिए वापस करवाया है तो पुनर्विचार के बाद जब फिर से राष्ट्रपति के पास विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति अब इसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है, तो राष्ट्रपति को दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसकी अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। अभी तो राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो यूज किया था, तो उनको पता था कि अगर सस्पेंसिव किया, वापस किया, आएगा तो फिर से आएगा तो साइन करने पड़ेंगे। एक वर्ड नोट कर लो, ऐसे लिखो सस्पेंसिव वीटो, हाँ एक वर्ड लिखो सस्पेंसिव वीटो या पुनर्विचार वाले, सस्पेंसिव वीटो की स्थिति में, सस्पेंसिव वीटो की स्थिति में राष्ट्रपति, सस्पेंसिव वीटो की स्थिति में राष्ट्रपति पुनः भेजे गए विधेयक पर, पुनः भेजे गए विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे, पुनः भेजे गए
विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे, मतलब तब उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति आ जाती है? वीटो शक्ति आ जाती है। इसके बाद और भी राष्ट्रपति की और कौन सी शक्ति बची हुई? अगली हमारी शक्ति आ जाती है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां या न्यायिक शक्तियां, इनको देख लेते हैं कौन कौन सी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भाई लागू होती है। तो वो क्षमादान शक्तियों का पहला तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। इसका अनुच्छेद अगर पूछा जाए आपसे कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्रदान की है, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 72। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई है। अब इन क्षमादान शक्तियों में एक चीज आती है कौन कौन से मामलों में कैसे कैसे करेंगे। जैसे मान लिया अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, चाहे किसी भी सूची के उल्लंघन पर दिया गया हो। 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची, तीनों में से किसी भी सूची के कानून का उसने उल्लंघन किया हो, अगर उसको मृत्युदंड दिया गया है तो वो व्यक्ति अपनी दया याचिका लेके कहां जा सकता है? राष्ट्रपति के पास जा सकता है। दूसरी बात, अगर संघ सूची या फिर समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची के किसी विषय के उल्लंघन पर उसको कोई भी सजा मिली है, मृत्युदंड को छोड़, ठीक है। मृत्युदंड तो चाहे किसी राज्य सूची पर भी हो तब भी जा सकता है, लेकिन अगर राज्य सूची का यहाँ पर हमें नहीं करते, ठीक है। अगर संघ सूची या समवर्ती सूची के किसी विषय का उल्लंघन किया है, उसको 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष कितनी भी सजा होगी, उम्र तक अगर कुछ भी हो गई, वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास। राज्य सूची होगी तो कहाँ जाएगा? राज्यपाल। अभी आगे तब देखेंगे। संघ सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय का उल्लंघन करने पर अगर उसको सजा हुई है तो क्षमा याचिका लेकर कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड की सजा मिली है तब भी कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास। तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है, सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय बोलते हैं सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित। सैन्य न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट मार्शल, ठीक है। जो सैनिकों पर जो मुकदमे चलते हैं वो कौन से न्यायालय होते हैं? अपने न्यायालय होते हैं, सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल जिसको बोलते हैं। तो अगर किसी सैनिक को सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो वो भी मामला कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लेकर। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि क्षमादान शक्तियों का प्रयोग जब भी राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति के पास किस रूप में जाते हैं? दया याचिका लेकर जाते हैं, अपील लेकर नहीं जाते, ठीक है। याचिका और अपील में अंतर होता है। अपील का मतलब होता है कि हम आपके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, हम आपके निर्णय के खिलाफ जा रहे हैं, तो इसको अपील बोलते हैं। याचिका का मतलब होता है याचना करना, ठीक है, प्रार्थना करना कि बस निर्णय से संतुष्ट है, बस अपनी मांग कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या होती है? याचिका। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट, अंतिम कोर्ट कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, ड्यूरेटिव पिटीशन सब हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता, तो अंतिम से एक ही बचते हैं, पार्टी सबसे ऊपर वाले कौन से? फिर राष्ट्रपति बचते। तो राष्ट्रपति के पास अपील लेकर नहीं जाते, ध्यान रखना। कोर्ट में लोग अपील करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपील के रूप में नहीं जाते हैं, किस रूप में जाते हैं? याचिका के रूप में। ठीक, पहला पॉइंट में ध्यान रखना। इन मामलों में राष्ट्रपति के पास जाएंगे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, किसी भी सूची पर दिया गया, या फिर संघ सूची या समवर्ती सूची पर उसने किसी भी प्रकार की सजा प्राप्त की हो, या फिर कोर्ट मार्शल दिया गया, कोई सैनिक है उसने कोई क्राइम किया और उसका सैन्य न्यायालय में मुकदमा चला और सैन्य न्यायालय में उसको दंडित कर दिया, तो वो भी कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास जा सकता है। जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार की शक्तियां प्रयोग करेगा, ठीक। 5 प्रकार की क्षमता शक्तियां होती हैं, ये देखो कौन कौन सी है। तो एक होता है लघुकरण, दूसरा होता है परिहार, तीसरा होता है विराम, चौथा होता है प्रविलंबन, पांचवा होता है क्षमा। ऐसे 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां होती हैं जिनको राष्ट्रपति प्रयोग करता है, और 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां अलग अलग सिचुएशन में यूज की जाती है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को कोई क्राइम किया, उस व्यक्ति को हमने मान लिया कि 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ, 10 वर्ष का कठोर कारावास। सजा 2 प्रकार की होती है, कठोर और साधारण। कठोर कारावास का मतलब उसको जेल में जाकर उसको काम भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी खाली जेल में बैठ के, ठीक है, उसको जेल में जाकर काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको
अब बेचारा काम करते हैं, कभी घर पे कहा ही नहीं, ठीक है, जेल में जाके काम कर रहा है। ऐसे में उसने क्या कर दिया, राष्ट्रपति के पास नया याचिका भेज दी। राष्ट्रपति के पास नया याचिका भेजी तो राष्ट्रपति ने इन 5 में से कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है, लघुकरण। लघुकरण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूट, ठीक है, कम्यूट, म्यूट, ठीक है। जैसे मान लिया हम लोग कोई वीडियो चलाते हैं, ठीक, कोई भी वीडियो चलाई, उस वीडियो में हमने क्या किया, मान लिया कि 15 मिनट की इस तरह की वीडियो, हमारी 15 मिनट की वीडियो, हमने क्या किया, इस वीडियो को म्यूट कर दिया। म्यूट करते हैं वो आवाज बंद कर दिया, आवाज म्यूट कर दिया, तो हमने उसको म्यूट कर दिया। तो म्यूट करने से ये 15 मिनट वाला वीडियो 15 मिनट में ही निकलेगा, 10 मिनट बढ़ जाएगा, भाई टाइम की तो कभी नहीं होगी, लेकिन इसका नेचर चेंज हो जाएगा, समझ रहे? अभी हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, दोनों कर रहे थे, अब म्यूट कर दिया, अब केवल और केवल देखेंगे, सुनाई नहीं पड़ेगा, नेचर बदल गया, ठीक है, सजा का नेचर बदल जाएगा। तो लघुकरण में क्या होता है, इसमें सजा की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, सजा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लिया उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ और राष्ट्रपति ने क्या किया, उसका लघुकरण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा की प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति कौन सी है, कठोर वाली है, कठोर को क्या कर दिया जाएगा, साधारण कर दिया जाएगा, टाइम बिता जाएगा, ठीक है, टाइम हमारा 10 वर्ष रहेगा। यानी कि लघुकरण में क्या किया जाता है, 10 वर्ष के कठोर कारावास, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा 10 वर्ष के साधारण कारावास। साधारण कारावास, अब आराम से सोने के अधिकार का प्रयोग करें, पहले आराम से काम कर रहा था, अब क्या करें, सोने के अधिकार का प्रयोग करें, इसको बोलते हैं लघुकरण, ठीक। तो आपसे नाम से तो तारीख पूछा जाएगा कि 1972 में मतलब कौन सी शक्तियां हैं, कौन से समाधान शक्तियां, ये देखकर इनके आगे 4 चीजें लिख देगा बिलाओ, ठीक है, कि कौन सी याचिका में कौन सी शक्तियां प्रयोग कैसे करके करते हैं। तो लघुकरण में क्या होता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर देना, सजा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। दूसरा कौन सा होता है हमारा, परिहार। परिहार की बात करें, यहाँ पर सजा की मात्रा में परिवर्तन होता है, सजा की मात्रा में परिवर्तन, लेकिन सजा की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास बोला गया, अगर इसको 10 वर्ष के साधारण कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कौन सी शक्ति प्रयोग की गई है, लघुकरण, ठीक है। और 10 वर्ष के कठोर कारावास को अगर 5 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया, तो कौन सी प्रयोग की जाएगी शक्ति, परिहार, ठीक है। अब नेचर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मात्रा चेंज होती जाएगी, यहाँ पर प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम सेम टू सेम वही है कि अभी वीडियो देख रहे थे 1x पे, अब इसमें देखेंगे 1.5x पे, समझिए वैसा ही सिस्टम है, चलेगा, मतलब आवाज भी आएगी, वीडियो भी दिखेगी, बस थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही यहाँ पर परिहार में क्या ऐसे करके चैप्टर ध्यान रखो, 1x से क्या हो गया 1.5x, ऐसे करके यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सजा की मात्रा में परिवर्तन होगा, सजा की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अगला कौन सा हमारा, विराम, ठीक। अब देखिए विराम में क्या होगा, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, और कोई क्राइम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और जैसे जब भी कोई क्राइम किया जाता है तो क्रिमिनल केस की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको उसने बताई थी, क्रिमिनल केस की शुरुआत हमारी सेशन कोर्ट से होती है, सबसे पहले, और सेशन कोर्ट होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, यहाँ से क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। यहाँ से ये कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब डिसीजन दे दिया, हाई कोर्ट यहाँ सेशन कोर्ट ने कहा इसको फांसी पर लटकाओ, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो बात नहीं है, और न्यायालय बाकी भी अपील करेंगे, बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से कहाँ पहुँचा, हाई कोर्ट पहुँचा, हाई कोर्ट में कहा हाँ लटका देना चाहिए, लटका देना चाहिए, अभी थोड़ा सा ये लगता है कम हो गया है, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। अब कहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ इसको तो लटकाना चाहिए, इसको तो एक बार 2 बार लटकाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सोचा कि यदि आपको लगता है गए तो वकील साहब थोड़ा सा दिलासा दिलाए, परेशान ना हो कि अभी विकल्प है हमारे पास, कौन कौन से, कैसा करते हैं, रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं, पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं, इनसे कहिए एक बार पुनर्विचार कर लो, पुनर्विचार याचिका भी खाली हुई, आप बेचारा दिन पर दिन एकदम कमजोर होता चला जा रहा है। इसके बाद एक याचिका होती है क्यूरेटिव पिटीशन,
खत्म, कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पहुंचा, ये भी खाली जो लोगाई सुप्रीम कोर्ट का नहीं पैसे कैसे का, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब पहुंचा राष्ट्रपति के पास पहुंचने वाला है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पता नहीं है यहाँ क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में जैसे उसने सुना कि अरे रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई, अब तो लटकाया ही लटकाया जाएगा, बेचारा पागल हो गया, ठीक है। बस इतना ही सुन के पागल हो गए, अब तो गए अब तो गए अब तो गए। तो इतना पागल आदमी फांसी लटका सकते क्या? नहीं लटका सकते। ये क्या हो जाएगा? अमानवीय कृत्य हो जाएगा, ठीक है। पागल व्यक्ति को फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बड़े पागल हो गया, या मान लिया कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी उसको फांसी की सजा हुई, ऐसे में उसको अभी फांसी देनी चाहिए क्या? नहीं नहीं देनी चाहिए ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करेगा। और राष्ट्रपति कौन सी शक्ति यूज कर सकते हैं? विराम। विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में मृत्यु दंड पर रोक लगाना, मृत्यु दंड पर रोक लगाना। तो विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती है? जैसे मान लिया कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी कि पागल हो जाए, ये सिचुएशन हो सकती है। और दूसरी कौन सी? जैसे मान लिया कोई गर्भवती महिला, गर्भवती महिला इसको फांसी दे जानी है, ऐसी सिचुएशन में उसकी फांसी पर क्या कर दिया जाएगा? विराम लगा दिया जाएगा। ये पागल आदमी है, दवाई वाई करा के पहले उसको सही करेंगे, सब सही हो गया है। आया था कोई? हाँ आया था, थोड़ा ध्यान दीजिए, हो सकता है ऐसी सिचुएशन बनी होगी। हाँ तो ऐसी सिचुएशन बनी होगी, मतलब अगर पागल हो गया, ठीक है, तो पागल पहले सही करेंगे, ठीक है, इलाज करवाइए, पहले सही हो जाएगा, उसके बाद लटकाएंगे ताकि फीलिंग लगे वो यहाँ लटकाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इसको दूसरा गर्भवती महिला का भी क्या कर सकता है कि उसकी मृत्यु पर उस समय के लिए रोक लगा दी, बाद में उसको फांसी दे दी जाती है। थोड़ा सा और अगर मान लीजिए बाहर बना दिया तो ये कर देंगे कि गर्भवती महिला के मृत्युदंड को जिन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है, मान लिया उसकी डिलीवरी हो गई तो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, ये तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में इसको मृत्युदंड ना देकर उसको क्या कर दिया? विराम के बाद उसका जो है सजा का चेंज कर दिया, उसको क्या कर देगा? आजीवन कारावास वगैरह कन्वर्ट कर देंगे। बच्चा क्या है? बच्चा थोड़े इसी तरीके से रहेगा, बड़ा हो जाएगा, कर जाएगा इस तरीके से। कौन सी परिस्थितियां होती हैं? विशेष परिस्थितियां। ऐसी परिस्थितियों में यूज करते कौन सा शक्ति कहलाती है? विराम। क्लियर है? ठीक। अगली एक शक्ति कौन सी है? फिर विलंबन। फिर विलंबन यानी कि विलंब, लेट कर देना, ठीक है। अब देखो फिर विलंबन क्या होता है? जैसे मान लिया, इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे आज कितनी तारीख है? आज 1 तारीख है, 1/8/2025। आज माने ये किसी व्यक्ति को 25/8/2025 को 25/7/2025 को किसी व्यक्ति को किसी क्राइम करने के आरोप में अंतिम रूप से मृत्युदंड की सजा सुना देगी। अंतिम रूप मतलब अब उसका कोई विकल्प नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट में ये क्यूरेटिव सब हो जाने के बाद उसको क्या है? मृत्युदंड इसका क्लियर होगा कि हाँ इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। विकल्प कौन सा बचा है? राष्ट्रपति बचे हैं। अब राष्ट्रपति के पास जाए 25/7/2025 को उसको मृत्युदंड की सजा बोली थी और कहा गया कि तुमको फांसी कब सुनाई फांसी कब दी जाएगी? 4 4/8/2025 को उनको फांसी दी जाएगी, ठीक है। ये चीज अभी ने सोचा ठीक है, तो बेचारा परेशान है, क्या करें करना कर कभी सामने समझाया गया कि कहीं परेशान ना हो, अभी महामहिम बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास चलते हैं। इन्होंने क्या किया? अपने कागज पत्र सब बढ़िया तरीके से तैयार करे और जाके राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी। और दया याचिका पहुंची आज 1/8/2025 आज पहुंची है। और जब आज पहुंची है तो वहां पे सुनने में आया कि कल यानी 31/7/2025 को ही राष्ट्रपति अमेरिका की यात्रा पे निकल चुके हैं, ठीक है। विदेश यात्रा पे गए हुए, अपने ऑफिस से दिल्ली पे गए हुए हैं, कहीं वापस कब आएंगे? वापस आएंगे 5/8। अब बेचारा बहुत चिंता में रहे, बताओ 1 दिन पहले पहुंच जाती और ये तो 1 दिन पहले को लटका दिया जाएगा, ये आएंगे 5 तारीख को लटकाया जाएगा, क्या लटकाया जाएगा? रोक दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या किया जाएगा? अब उसकी दया याचिका पहुंच गई, उसकी दया याचिका पहुंच गई तो अब राष्ट्रपति आ जाएंगे, उसकी दया
विचार कर देंगे, खारिज करे या स्वीकार करे वो बात बाद में रहेगी, लेकिन अभी इसको फांसी नहीं दी जाएगी। इसको क्या कर दिया जाएगा? विलंब कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति की दया याचिका लंबित है, दया याचिका लंबित है, तब उसको मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उस पर डिसीजन नहीं ले लेते हैं तब तक उसको मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो राजीव गांधी को जितने के समर्थक जो थे तो उनको बहुत से लोगों को फांसी भी सजा को दी गई थी, लेकिन उनकी सजा की बात दया याचिका कहाँ भेज दी थी? राष्ट्रपति के पास भेज दी थी। राष्ट्रपति उसको डिसीजन ही नहीं ले पाए, तो राजनीतिक इशू बन गया था बहुत बड़ा। ठीक है, तमिलनाडु में वोट बैंक का एक बहुत बड़ा इशू था, इस वजह से राष्ट्रपति उस पर डिसीजन ही नहीं ले पाए। तो समझो कब तक 1991 में हत्या होती शायद है, 1991 साल हत्या होती है राजीव गांधी की, 1991 में हत्या हुई और ये समय आते आते करीब 2020-21 का समय आ गया। तो कितने साल हो गए? 20-29 साल हो गए, 29-30 साल हो गए, उनको आज तक फांसी नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में डिसीजन दिया ये तो उम्र कैद से भी डबल उम्र कैद हो गई। तो अब उम्र कैद का मतलब होता है आजीवन जेल, पहले उम्र कैद का मतलब होता था 14 वर्ष। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति 14 दिन रात इस तरीके से आउट करते हैं तो 14 वर्ष की सजा अगर किसी व्यक्ति ने काट दी तो ये माना जाता है उसकी उम्र कैद पूरी हो गई। तो राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 29 साल हो गए, 29-30 साल लग गए, तो 29-30 साल हो गए, ये तो दोहरी उम्र कैद हो गई। अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि हाँ तुम्हें मरना है, ठीक है, तो उससे कहने की तुम्हें फांसी दी जाएगी, ये ना बताया जाए कब फांसी दी जाएगी, ये तो कहते तुम्हारे उसको फांसी बोल देंगे, मतलब उसका क्लियर हो गया कि हाँ आपको फांसी बोल दी गई, लेकिन ये ना बताया जाए कब फांसी दी जाएगी। वो बेचारा सुबह जब सुबह उठेगा तो उसको ये लगा पता नहीं आज शाम तक बचे या ना बचे। ठीक है, और जब शाम को सोने चला जाएगा तब उसको लगा नहीं चलो ये दिन मिल गया। अगला दिन जब आएगा तो उसको फिर से वही लगेगा, मतलब वो व्यक्ति रोज मरेगा, समझे, वो व्यक्ति रोज मरेगा। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। भाई रोज हमें यही लग रहा है पता नहीं आज बचे या ना बचे, बचे या ना बचे, ये क्या हो जाएगा? गरिमापूर्ण जीवन का उल्लंघन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को छोड़ दिया। ठीक है, जितने तमिलनाडु के लोग थे राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे, इन सभी लोगों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, किसी को फांसी नहीं दी। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या किया? रेप में विलंबन किया, सजा बोली जा चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है, तो जब तक राष्ट्रपति डिसीजन नहीं ले लेंगे तब तक उस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी। ये बात क्लियर? अब जैसे मान लिया ये इतने केस हमारे आए, ये 4 तरीके की सजाएं आई, इन सजा में उस व्यक्ति को क्षमा किया गया। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसको 10 साल की कठोर कारावास की सजा हुई, बाद में राष्ट्रपति ने किसी परिस्थिति का यूज किया, 10 साल को 5 साल कर दिया, 10 साल को साधारण कारावास कर दिया, अब वो छूट गया। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि उस व्यक्ति ने क्राइम जो किया था या उसको सजा बोली गई थी तो उसकी उम्र कितनी थी? 19 साल थी, क्राइम किया 18.5 साल तक, हाँ, और 8 महीने 6 महीने की सजा होगी। रात हमारे इंग्लिश वीडियो होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल डिस्कशन समझे कि 8.5 वर्ष 18 वर्ष का जब वो था तब उसने क्राइम किया, बालिग था, बालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा। 19 साल में उसको सजा बोल दी गई और मान लिया उसको सजा हुई है 10 वर्ष की, 10 वर्ष की सजा हुई, और 10 वर्ष की सजा होने के बाद जब छूट गया तो कितने वर्ष की इसकी आयु हो जाएगी? 29 वर्ष। ठीक है, पहले 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ था, राष्ट्रपति ने थोड़ी सी दया दिखाई दी और 10 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया। तो जब ये छूट के आएगा तो इसकी आयु कितनी होगी? 29 वर्ष होगी। जैसे ही छूट के आया तो देखा कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन निकल आया है, यूपीपीसीएस में मैक्सिमम आयु कितनी वर्ष की है? 40 वर्ष की है। तो अभी तो बहुत टाइम है, तैयारी करते हैं, अब जो फॉर्म डालेंगे और नौकरी करेंगे, एसडीएम साहब बनेंगे। ठीक है, तो अप्लाई क्योंकि इसने अप्लाई कर दिया और जैसे अप्लाई कर रहा है, जैसे अप्लाई करने गया तो आप फॉर्म भराया तो उससे पूछेगा क्या आप कभी किसी क्रिमिनल मामले में आप पर कोई मुकदमा लंबित है? ऐसे पूछता है, पूछता है कि कोई मुकदमा लंबित है, किसी आयोग के द्वारा डिबार किए गए हैं, किसी ऐसा पूछता है। उन्होंने सोचा कि कौन सा हमने क्राइम किया, 10 साल की सजा काट दी, पास बराबर दिमाग में आ सकता है ना कि ये हमने भाई ये को निपटाया और 10 साल सजा काट दी है, पास बराबर। घर पे दीवार होता नहीं होता कि बच्चे आपस में लड़ गए तो हमने मारे बात बराबर,
ऐसा होता नहीं होता, लेकिन क्या यहाँ पे बात बराबर नहीं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, पूरा मेंशन करना पड़ेगा यहाँ ऐसा ऐसा क्राइम किया था, इतनी सजा काट दिया। तो बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं कि नौकरी के लिए क्या हो गए, अनएलिजिबल हो गए, नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात, इसके लिए अगर आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, जिसको बोलते हैं एलआईयू सर्टिफिकेट, सुना होगा कई बार, ठीक है। और उसकी नौकरी वगैरह ऐसी होती है, उसमें एलआईयू सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। मूवी देखी सिंघम, उसमें क्या करते हैं वो अजय देवगन कि अगर पुलिस अपने को कराए तो मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कहते। और ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का मतलब होता है कि लोकल के स्तर पे कुछ पुलिस वाले कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपका जहां आप रहते हैं उस हर किसी का एक एरिया होता है, इतने एरिया में इनका क्षेत्र होगा, उतने एरिया में इनका क्षेत्र होगा, ठीक है। तो लोकल के स्तर पे सारी जानकारी रखते हैं। अब पता लगे, सोचा कि हमको 10 साल की सजा काट के दिया है और क्राइम किया था बराबर, एसपी साहब के आप पूछे वो एलआईयू सर्टिफिकेट बनवाना है, एलआईयू सर्टिफिकेट बना दी होगी तो एलआईयू सर्टिफिकेट साफ लिख के आएगा कि कौन सा क्राइम किया था, कौन से धारा में मुकदमा लिखा गया, कितने वर्ष की सजा हुई, ठीक है। नहीं भी बताओगे तब भी लिख के आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या लोकल स्तर पे सारी जानकारियां होती है पुलिस के, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सब जानकारी वो बताऊंगे कि थोड़ा सा करते नहीं है वो लोग, अगर सारी की सारी जानकारी सारे वजह को देगा तो गलत नहीं कह रहा था, ठीक है। वो सही कह रहा था कि मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं कर सकते, वो क्या होता है एलआईयू होती, ये तो हमारे इन सब में होता। मतलब अगर हमने कोई क्राइम किया तो अगर हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना चाहे तो हमारा कैसा बनेगा, क्लीन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने किसी मामले में क्षमा की शक्ति का प्रयोग किया, ठीक है, ये तो चार वाला होगी हमारी। अगर किसी मामले में क्षमा की शक्ति का प्रयोग किया है तो क्षमा की शक्ति का प्रयोग का मतलब होता है क्लीन चिट देना, क्लीन चिट, मतलब हम एकदम फ्रेश हो, ठीक है। हम इसे फॉलो उठा के कुछ नहीं करा हमने, फिर चाहे भले मृत्युदंड बोला गया हो, अगर मृत्युदंड बोला गया है और राष्ट्रपति ने अगर क्षमा कर दिया तो क्षमा मतलब क्षमा, ठीक है, पूरी तरीके कोई सीधे तरीका जांच के लिए मतलब आप किसी तरीके का कैरेक्टर पे कोई भी दाग किसी तरीके का नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आराम से हमारा क्या हो गया, क्लीन चिट हो जाता है, ठीक। लेकिन 3 में हमारा क्लीन चिट नहीं होता, यहाँ पे क्या मिलती है, हम क्लीन चिट देते हैं, ठीक। फिर 5 प्रकार की समाधान शक्तियां प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, क्लियर की बात है, ठीक है। इसको नोट कर दो, मेडिकल राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां एक ही राष्ट्रपति को बोलते हैं, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, अनुच्छेद 72। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, अनुच्छेद 72। पहले परिस्थितियां पहले से देखो, यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो कौन कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। नंबर 1, यदि किसी को मृत्युदंड दिया गया है। नंबर 2, संघ सूची, नंबर 2 संघ सूची एवं संवर्ती सूची, संघ सूची एवं संवर्ती सूची पर सजा प्राप्त कोई व्यक्ति, संघ सूची एवं संवर्ती सूची पर सजा प्राप्त कोई व्यक्ति। अगला पॉइंट इसी में जैसे देखो, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित कोई व्यक्ति, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित कोई व्यक्ति, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति 5 प्रकार की, राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रयोग करते हैं। नंबर 1, 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां प्रयोग। नंबर 1, लघुकरण,
परिहार, परिहार देखो सजा की मात्रा में परिवर्तन, परिहार देखो सजा की मात्रा में परिवर्तन। तीसरे देखो विराम, विराम, विराम में देखो विशेष परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड पर रोक लगाना, में मृत्युदंड पर रोक लगाना। इसका एग्जाम्पल लिखो, जैसे किसी प्रेग्नेंट महिला को फांसी, ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे, रोक लगा देंगे। विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड पर रोक लगाना, जैसे किसी प्रेग्नेंट महिला को फांसी। चौथा देखो प्रविलंबन, प्रविलंबन, प्रविलंबन देखो दया याचिका लंबित रहने पर, दया याचिका लंबित रहने पर, लंबित पर पेंडिंग, दया याचिका लंबित रहने पर फांसी पर रोक, दया याचिका लंबित रहने पर फांसी पर रोक। पांचवी को क्षमा, 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 क्षमा क्या कह लो, पूर्णतः माफ करना, क्लीन चिट, क्षमा को पूर्णतः माफ करना, क्लीन चिट। समझे क्लीन चिट का मतलब उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा आएगा, एकदम क्लीन बन के आएगा, क्या कहना है यू कैरेक्टर मतलब कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर वो सब बातें लिखी रहेंगी कि हाँ ये क्राइम किया था, इतने पेपर्स की सजा हुई और इसी तरीके से राष्ट्रपति अपने सत्य पर पूरी हो गया। इसमें कुछ लिख के नहीं आएगा, साफ लिखा मिलेगा कि हाँ इनका देश बहुत अच्छा है, ये है वो, इस तरीके से। ये हमारे किसमें अगर किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया गया, जब क्राइम में कुछ भी बुरा किया, ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति हो जाती है। अगली पोस्ट लीजिए राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। तो राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियों की बात करें, सलाहकारी शक्तियां क्या होती हैं, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां। तो सलाहकारी शक्तियों का पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद अगर पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा है, 143 है। संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को कुछ सलाहकारी शक्तियां दी गई हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुच्छेद 43 के अनुसार यदि राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित, यदि राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी विषय पर फंस जाए तो वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यदि राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी विषय पर फंस जाए तो वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी सिचुएशन में उनको सलाह दे सकता है। तो वो मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे ही मांगेंगे या सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा ही देगा। मन इनका भी मन मांगना चाहे मान ले और सुप्रीम कोर्ट का भी सलाह देना चाहे तो दे सकता है, कोई बाध्यकारी नहीं। तो आर्टिकल 140 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित या तो कानून से संबंधित कोई मामला हो या तो फैक्ट उसकी समझ में आए तभी मांगेगा, ऐसा नहीं कोई पॉलिटिकल इशू पे राष्ट्रपति सलाह नहीं मांग सकता। जैसे मान लिया पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति पूछ ले कि अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले ले तो वर्तमान सरकार को कैसे चलाया जाएगा, तो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, ऐसे नहीं मांग सकते। कोई कानून से संबंधित कहीं फंसे हुए हो तो पूछ सकते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 के इसका फिलहाल तो पहला पूछेंगे हैं। अभी जैसे ही हमारे जस्टिस बी.आर. गवई बने थे तो तुरंत राष्ट्रपति ने क्या किया, उनसे 14 सवाल पूछे, ठीक है, ऐसे लगे। तो यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया भी है, बेरोबारी प्रकरण। बेरोबारी प्रकरण आया, इससे पहले कोई नाम ही नहीं आया, आया बेरोबारी, क्या था बेरोबारी?
कौन सा प्रस्तावना में इसको कहा गया है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, कहा गया था क्या बेरुबारी में, ये इसमें था क्या बेरुबारी में, था क्या नहीं जानते, नहीं जानते। देखो हमको बताया गया था, जैसे मान लिया जब भारत आजाद हुआ, भारत क्षेत्र के आजाद हुआ, आया ध्यान आया क्या किया गया तो क्या था, भारत आजाद हुआ तो यहाँ पर एक देश बनाया गया, कौन सा था, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब एक देश यहाँ पर बनाया गया था, इसी का हिस्सा क्या था, एक पूर्वी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान और ये क्या है पश्चिमी पाकिस्तान, ऐसे दो हिस्से बनाए गए पाकिस्तान के। तो चूंकि इस सीमा को डिसाइड करने के लिए जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई थी रेडिक्लिफ, तो रेडिक्लिफ ने क्या किया, वो जल्दबाजी में सीधे सीमा डिसाइड कर दी, जमीनी सर्वे नहीं किया, ऐसे जमीन खींच ली, रेखा मैप पे खींच दी, तो बस आधा मतलब कोई एरिया भारत में और पाकिस्तान का एरिया कहाँ गया, भारत में, भारत का एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। तो ऐसा ही एक जगह थी यहाँ पर जलपाईगुड़ी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल का जिला है जलपाईगुड़ी, वहाँ पर एक जगह थी, उस जगह का नाम था बेरुबारी। तो बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाता था, तो इन्होंने भारत सरकार ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के साथ समझौता कर दिया, कह दिया ठीक है हम बेरुबारी क्या करते हैं आपको दे देते हैं, मतलब जगह एक्सचेंज कर दी, हमारा क्षेत्र आप ले लो और जो आपका क्षेत्र हमारे पास है हम ले लेते, ऐसे तो सीमा क्या करते सीधी कर लेते। तो बेरुबारी क्षेत्र देना था, इन्होंने सोचा सरकार ने कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्या लिखा गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ पे 2 और 3 में क्या कहा गया है, 2 में कहा गया किसी नए राज्य की स्थापना और नए राज्य का प्रवेश, और 3 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की सीमा घटाना, सीमा बढ़ाना, ठीक है, क्षेत्रों को जोड़कर एक नया क्षेत्र बनाना, नाम परिवर्तन करना, ये सब कहा गया। इन्होंने सोचा सरकार ने 3 पर्याप्त है, क्योंकि संविधान संशोधन करना ही नहीं, 4 में तो संविधान संशोधन होता नहीं, इन्होंने कहा 4 में कि इसके माध्यम से कोई संविधान संशोधन नहीं होगा, साधारण प्रक्रिया से हो जाएगा। इन्होंने सोचा कि 3 पर्याप्त है, बेरुबारी अगर हम क्षेत्र ले लेते हैं तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं क्या हो जाएंगी, सीमाएं परिवर्तित हो जाएंगी, और सीमा परिवर्तित करने का अधिकार हमारे पास है आर्टिकल 3 के अंदर, हम आर्टिकल चेंज कर देते। इन्होंने इसको क्या कर दिया, पाकिस्तान को देने की बात कर दी, ऐसे भारत में हो गया विरोध, भारत में विरोध हो गया, तो राष्ट्रपति ने सोचा कि काम तो हमने संविधान के अनुसार ही किया, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया, तो राष्ट्रपति ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि बेरुबारी क्षेत्र हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं और इसके लिए क्या आर्टिकल 3 पर्याप्त है या नहीं, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जवाब दिया कि बेरुबारी का क्षेत्र अगर आप पाकिस्तान को देना चाहते हैं तो आर्टिकल 3 जो है ये देश के अंदर सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित है, देश के बाहर आप किसी क्षेत्र को नहीं दे सकते। जैसे मान लिया ऐसे केरल है, ठीक है, तो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो ऐसे करके यहीं पे चेंज करो, भारत के अंदर ही न चेंज करो, भारत के बाहर का भारत का क्षेत्र भारत के बाहर भी किसी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते, उसके लिए आर्टिकल 3 पर्याप्त नहीं, ठीक है। 3 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देश की आंतरिक सीमा में परिवर्तन से संबंधित है, बाह्य सीमा में परिवर्तन करने से नहीं है। और इसको दूसरा सवाल पूछा गया कि तो बताओ तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप संविधान संशोधन लेके आओ, बेरुबारी को अपने क्षेत्र से बाहर कर दो, तब इसको दे सकते हो। तो कोई संविधान संशोधन लाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, कौन सा याद नहीं, किसी के याद है, सो चिराग गुप्ता के सो तभी निकल के आएगा, आपको मेरे याद आए ऐसे नहीं निकल के आएंगे। कोई कौन सा है, 9वां संविधान संशोधन है, 9वें संविधान संशोधन का क्या किया गया था, इसी बेरुबारी समझौते को लागू किया था, ठीक। तो वहां पर 9वां बताया था किसी ने, दवाई बताया था, हाँ हल्का ध्यान है तो भी ठीक है, हल्के फुल्के ध्यान होने से फायदा ये मिल जाएगा कि विकल्प मिलेंगे ना, तो विकल्प मिलेंगे तो कई बार सही हो जाता है, लेकिन जो फिर भी आपको बच्चे थोड़ी तैयार करें, आपको ऐसी तैयारी तो आपको मेज में लिखना है, तो मेज में लिखना आप लोगों को विकल्प की सामर्थ्य जरूरत ना पड़े, ठीक है, इस तरीके से तैयार। तो बेरुबारी प्रकरण में क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति से सलाह मांगी, ऐसे बहुत से मामले थे जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ऐसे करके बता दो, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा ऐसे करके बता दो।
ऐसे दो कारणों कि आर्टिकल 145 के तहत राष्ट्रपति क्या क्या किस तरीके से कर रहा है। अब है क्लियर हटा दे। इसके बाद आर्टिकल 143 का और कौन सी चीजें शक्तियां और किस किस नहीं आपातकालीन शक्तियां बची हुई हैं। अभी हमारी कौन सी आती हैं आपातकालीन शक्तियां। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों क्या हो गया आपको आपातकाल पता है। इससे पहले आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं और तीनों प्रकार के आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास होता है राष्ट्रपति के पास। एक कौन सा 352, दूसरा कौन सा 356 और तीसरा कौन सा 307। 3 प्रकार के भाई आपातकाल लगाए जाते हैं किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल आपका डिटेल एक पूरा टॉपिक है अलग से वहां पर उनको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आगे से जितना देखेंगे जितना राष्ट्रपति की काम पड़े। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। बताया था इससे पहले यार 19 में बताया गया होगा 19 आया होगा मूल अधिकारों तब बताया गया होगा। मूल अधिकारों को सस्पेंशन में बताया गया होगा। कौन सी चीज के ऊपर कैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल आधार कुछ है कौन से आधार आक्रमण और युद्ध की स्थिति और आंतरिक अशांति। सही है सही है और लोग बोलो सही है गलत है। आंतरिक अशांति नहीं है सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक अशांति मूल संविधान में मूल संविधान में 3 भाग में 2 संहिताएं स्टार्टिंग के लेकिन तीसरा गणना कर दिया। ठीक है तीसरा मूल संविधान का है वर्तमान में अब नहीं है। तो आप इस समय की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं युद्ध बाह्य आक्रमण और तीसरा कौन सा है सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार है। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले क्या लिखा हुआ था आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। अब आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द है सशस्त्र विद्रोह। छोटा सा क्वेश्चन एक बता दो कौन से संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया संविधान संशोधन बता दो बस। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो 3 आधारों पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत या तो पूरे भारत में या भारत के किसी छोटे से हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपातकाल लग गया तो पूरा भारत एकदम रुक गया। हो सकता है छोटे से हिस्से में लगाए। अगर छोटे से हिस्से में लगाया तो उतने हिस्से प्रभावी रहेगा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज दूसरा कौन सा है 356 महामारी में जैसे बीमारी नहीं महामारी वगैरह नहीं महामारी एक अलग चीज होती है। वो हमारा कानून व्यवस्था को चलाने के लिए दूसरी रीति अपना सकता है। जैसे कोरोना आया था वो आपातकाल नहीं था लॉकडाउन अलग चीज होती है। लॉकडाउन अगर है आपातकाल वहाँ पे किसी तरीके के हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो जाएगा नहीं हुआ पे सिर्फ इतना कह दिया गया कि आप घूमने फिरने किसी तरीके से ना तो ये चीज है। बाकी हमारे फंडामेंटल राइट्स थोड़ी प्रभावित होगा लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो जाएगा। जैसे आपातकाल एक अलग चीज होती है कर्फ्यू अलग चीज होती है लॉकडाउन अलग चीज होती है बंद अलग चीज होती है हड़ताल अलग चीज सबके कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक जैसे हड़ताल बंद की अगर बात करें तो हड़ताल का हमको अधिकार है कानूनी फंडामेंटल राइट है लेकिन बंद कराने का हड़ताल हमको बंद कराने का मौलिक अधिकार हमारा नहीं। ठीक है हड़ताल अगर है तो हड़ताल में जबरदस्ती नहीं है हमने कह दिया कि आज से सब काम बंद कोई काम नहीं करेगा हड़ताल करेगा। ठीक तो वो मेरा अपना मन कि हम चाहे हड़ताल में शामिल हो चाहे हड़ताल में शामिल ना हो। ठीक है कोई बाउंडेशन नहीं लेकिन बंद में जबरदस्ती होती ना बंद करनी पड़ेगी मार्केट। ठीक तो ये तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो गया भी नहीं होगा। तो बंद कराना हमारा मौलिक अधिकार नहीं हड़ताल करना हमारा मौलिक अधिकार। हड़ताल करे विरोध प्रदर्शन करे विरोध प्रदर्शन कौन सा अनुच्छेद 19(1)(b) हथियार से करने का अधिकार उसको समझिए विरोध प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार आराम से जाके करें लेकिन शांतिपूर्वक। ठीक है ऐसा ना है कि एक के 47 से लेके सब पहुंच जाए ऐसा नहीं। ठीक है तो 356 की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि अगर राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति क्या
कब कैसे करके कितने कितने समय के लिए लगाएंगे, ये लोग आपातकाल वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहां पे देखेंगे। 360 की अगर बात करें, यहाँ पे कहा गया है यदि राज्य की आर्थिक साख, यदि राज्य की आर्थिक साख संकट में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। मतलब अगर भारत की आर्थिक संकट में स्थिति बन जाए, हमारी व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि अपने अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देने के बाद वेतन के लिए पैसे भी नहीं है, ऐसे में हम पता लगे हमको वेतन दो, हम करे पैसे नहीं है, पैसे की व्यवस्था खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप पता लगे अमेरिका से लोन लेने पहुंच गए, अमेरिका पूछा काहे के लिए लोन चाहिए, अरे तो राष्ट्रपति को वेतन देना, बेइज्जती हो जाएगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगी। तो ऐसे क्या करेंगे, अपने वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। यदि राज्य यहाँ पे मतलब क्या होगा, कोई आर्टिकल 12 और 36 वाला था, ठीक है। यदि राज्य की आर्थिक स्थिति या आर्थिक साख क्रेडिट संकट, हाँ साख क्रेडिट, ठीक है, सोने मार्केट वैल्यू, ठीक। यदि राज्य की आर्थिक साख, राज्य मतलब क्या, भारत, यदि भारत की आर्थिक साख संकट में हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या किए जाते हैं, खर्चों में कटौती की जाती है। और ये एकमात्र सिचुएशन ऐसी होती है वित्तीय आपातकाल जब न्यायाधीश, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर या फिर दूसरे जो मेन अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। अन्यथा किसी भी सिचुएशन में इन लोगों के वेतन भत्तों कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, ठीक है, महीना भर का 2,80,000 बहुत हो जाता है, थोड़े कम कर देते हैं, ठीक है। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब तक वो अपने पद पर है उनके वेतन भत्तों किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकते। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो कर देंगे, क्योंकि सीधे साथ उनको खर्चे कटौती करनी है। आज तक ये वाला लागू नहीं हुआ, ठीक है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। बाकी दोनों हमारे आपातकाल कई बार लागू हो चुके हैं, ये वाला हमारा कई बार लागू हुआ है, कई तो अनिवार्य बात है। इसका तो मिसयूज हुआ है कई बार, जहाँ देखा कि राज्य की सरकार केंद्र के हिसाब से नहीं चल रही है, बस हमें 3 बार ज्यादा कर रहा है, अभी तो 6-7 बना देंगे, जरा शासन लगा दिया। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत से दिशा निर्देश जो है जारी करती है। एक केस आया था मुंबई करके, एक केस आया था मुंबई में, कर्नाटक राज्य के वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक केस आया था ऐसा मुंबई करके। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को लेकर रूल बना दिए, ऐसे थोड़ी के राष्ट्रपति शासन जब बनाए तो लगा देंगे, मतलब मिसयूज करना हो जाएगा, ठीक। तो 3 प्रकार के हमारे क्या हो जाते हैं, आपातकाल हो जाते हैं राष्ट्रपति के। और वैसे शक्ति बची राष्ट्रपति, सत्ता सबसे कुछ नहीं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, इतना जाना है। और कोई रुचि नहीं, कोई रुचि, ठीक। राष्ट्रपति यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, हटाने वाली प्रक्रिया बताई गई पहले। अभी ये चीज आपको रुचि है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष उन्नतियां प्राप्त होती है, विशेष प्रकार की छूट प्राप्त होती है आर्टिकल 361 के तहत। इससे पहले आज बताया गया 361 कि राष्ट्रपति और एक व्यक्ति है राज्यपाल, 2 पदाधिकारी ऐसे होते हैं, जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक भारत के किसी भी राज्य के किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस दायर नहीं कर सकता, जब तक पद पर है, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम करके क्यों ना है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी भी अदालत में कोई भी क्रिमिनल मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, लेकिन सिविल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बात बोल रहे थे, राष्ट्रपति यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ये चीज बची हुई है, इसको कल बता के और कल हम लोग उपराष्ट्रपति कंप्लीट करेंगे, उपराष्ट्रपति के साथ मंत्रिपरिषद कंप्लीट करेंगे। ये 2 टॉपिक हमारे कल हो जाएंगे और बच्चे के पढ़ाने वाली, अगर समय बचा तो कर लेंगे, नहीं समय बचा तो उसको आज हम लोग की पॉलिटिक्स की क्लास रहेगा, आज हिस्ट्री की रहेगी साथ, ठीक है। अगर ज्यादा हिस्ट्री आपका जो क्वेश्चन 40 साल में 340 338 वाला एक और सुन लीजिए, तो 340 338 वाला एक क्वेश्चन था, 338 बी और 340 सी, तो दोनों में ही ओबीसी के संबंध में प्रावधान है। लेकिन अंतर ये है कि ओबीसी की पहचान के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, वो 340 है, ठीक है। और जो ओबीसी के कल्याण के लिए जो आयोग है वो 338 बी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछेगा तो इसको
इसीलिए